हाँ, डिटेल में जानना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इकोसिस्टम क्या होता है सबसे पहले तो। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या तरीके के लाइफ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले तो ये इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम ये होता है कि जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए आपको लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स दोनों की ज़रूरत है। और ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है नेचर की, इसकी आपको ज़रूरत है। और ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक स्टेबल कम्युनिटी बनाते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। तो इकोसिस्टम में दोनों भी चीजें यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें इस तरीके से है जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू। तो आप दोनों में से एक चीज को जो है अवॉइड नहीं कर सकते, आपको दोनों भी चीजों को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या पढ़ाई करते हैं हम, इकोसिस्टम की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारे आसपास जो है क्या क्या चीजें ऐसी हो रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है जिसके बारे में हमें जो है पता नहीं है। देखिए, एक इकोसिस्टम जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलता है जिसका नाम होता है एनर्जी फ्लो। आपको पता है कि एनर्जी जो आपने लॉस ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे अगर आप साइंस स्टूडेंट है, अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है तो भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको जो है एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो इकोसिस्टम का जो एंटायर का कॉन्सेप्ट चलता है वो फ्लो ऑफ एनर्जी पे चलता है। मतलब एक लिविंग बीइंग से जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है टू अनदर लिविंग बीइंग। अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो पहले तो हम दो ब्रॉड तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में और एक हम करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बायोटिक की, एज द नेम सजेस्ट, ये लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है। इसमें आप क्या आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी सारी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पर बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी तीन कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक डायग्राम है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में आपको तीन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। ठीक है। और यहाँ पर एबायोटिक में आपको दिख रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो डिविजन्स दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि बायोटिक के कंपोनेंट्स क्या है और एबायोटिक के कंपोनेंट्स क्या है। अब हम अब हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स एज द नेम सजेस्ट कि जो इंसान प्रोड्यूस करे, लेकिन यहाँ पर इंसानों की बात नहीं हो रही है। देखिए, आप नेचर का, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप नेचर के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी नहीं है कि आप कुछ प्रोड्यूस कर पाओ। ना आप पानी बना सकते हो, ना आप जो है आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हो एज अ बाय प्रोडक्ट। बट कहने का मतलब ये है कि ना आप कोई भी तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि जो आप प्लांट से आप जो फ्रूट्स लेते हो, ठीक है, आप जो है प्लांट से फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, लेकिन क्या आप प्लांट्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या आप प्लांट्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आप जो है प्रोड्यूसर्स में नहीं आते हो, आप किस में आते हो, आप आते हो कंज्यूमर्स में। ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने का काम करते हो। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आएगा, ऑटोट्रॉफ्स आएंगे। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, बचपन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करना है। ऑटोट्रॉफ्स यानी ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ मतलब नरिश। जो लोग खुद के लिए खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। खाना बनाना मतलब किचन वाला खाना नहीं बनाना, नेचुरली प्रोड्यूस खाना खुद पे करना। अगर आपके पास आसपास प्लांट्स, वेजिटेबल सब कुछ खत्म हो जाए, कोई फूड ना रहे, आप खुद के लिए खाना नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स खुद के लिए खाना बना सकते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बाय यूजिंग क्लोरोफिल। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस से हम कहते हैं। आप बचपन से इसे पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए हो। तो अब कहने का मतलब ये है कि कोई इसमें न्यू बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है। प्लांट्स, एल्गी, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों जो है प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स बहुत इजी सी चीज है, कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स का कहने का मतलब ये है
कि आप अपने आप पे जो है डिपेंडेंट नहीं हो फॉर द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट, आपको किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो हम किस पे डिपेंड होते हैं, हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट तरीके के कंज्यूमर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट तरीके के पार्ट होते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं। जैसे कि आप जो है अगर वेजिटेरियन भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर्बीवोर बन जाएंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो कम्प्लीटली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी मतलब बायोलॉजिकली उनको इस तरीके से बनाया ही नहीं गया कि वो जो है किसी भी तरीके का नॉनवेज खा सके या खाए, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे ग्रास हॉपर्स, रैबिट्स, गोट्स, ये सब जो है किसी भी तरीके का नॉनवेज नहीं खा सकते। व्हाट आई मीन टू से इज दैट दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। तो ये जो हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये जो है बहुत अजीब तरीके के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते, बट जो उसको प्रोड्यूस जो है उसको खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना के, एक डायग्राम बना के बताती हूँ। समझ लीजिए सबसे पहले जो नीचे लेवल पर होगा वो क्या होगा, आपके जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, वो उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए जैसे कि फ्रॉग्स, जैकल्स एंड स्नेक्स। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवर्स को खाते हैं। हर्बीवर्स को खाते हैं मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन एनिमल्स को खा सकते हैं जो खुद भी जो है वेजिटेरियन हो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खुद में जो है कंजम्पशन जो है पहली बात तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते बिकॉज दे आर द कंज्यूमर्स। लेकिन वो खाते किसको है, वो प्लांट्स को नहीं खाते, ठीक है। वो एक ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, जो अपने आप में जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं। यहाँ तक के क्लियर है। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो टर्शरी कंज्यूमर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मीट ईटर्स होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं। तो नेचर का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया है, ये नेचर पूरा का पूरा बना हुआ है, ये सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर जिसे हम कार्निवर्स कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है किस पे डाइट ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाइट खा सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। तो देखिए इतना प्यारा सिस्टम है कि इसमें जो है आपको मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक कीड़े के लिए, हर एक जानवर को क्या क्या खाना है वो सब उसके लिए तैयार है। तो डेफिनेट सी बात है कि जो एनिमल को खाना है वो भी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर्स, लायन, वल्चर, इनको ये सब क्या खाते हैं, ये सब डिपेंडेंट होते हैं ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड। अब आता है थर्ड कैटेगरी, वो होती है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। आपने सुना होगा बचपन से जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाए वो लोग वहां पर आते हैं, डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे फंगस वगैरह जितनी चीजें होती है, ठीक है, इनको हम डेट्रीवोरस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली किस पे फीड करते हैं, जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, उस पे फीड करते हैं। अब देखिए नेचर में कितना हर चीज को प्रॉपरली बनाया गया है कि अगर आपके लिए डिकम्पोजर्स नहीं होते तो ये डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कौन खाता, ठीक है। तो इनको खाना बहुत ज्यादा जरूरी, इनको खत्म करना, इनको डिकम्पोज करना बहुत जरूरी था, इसलिए ये नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स पे जो कि डेड होते हैं, ठीक है। और ये भी ऐसे होते हैं कि ये जो है डेड चीजों पे ही फीड करेंगे, ठीक है, इनके लिए स्पेशलाइजेशन ही वही है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, ये सारी चीजें जो है डिकम्पोजर्स कहलाती है। फिर अगेन एक बहुत प्यारा सा डायग्राम आपको यहाँ पर मिलता है। तो जो सोलार एनर्जी आ रही है, जो आपके पास एनर्जी आ रही है सूरज की तरफ से, ये एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूसर्स अपना खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, कंज्यूमर्स खा रहे हैं। कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी खा रहे हैं, सेकेंडरी को टर्शरी खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीनों कंज्यूमर जो है आपके खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद टर्चरी को कौन खा ले रहे हैं, डिकम्पोजर्स खा ले रहे हैं।
तो इस तरीके से, और डीकम्पोजर सिर्फ और सिर्फ जो है टर्शरी को नहीं खाते, जितना भी डेड एंड डीके रहेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी डेड एंड डीके हो, उसको जो है खाने का काम किसका होता है, डीकम्पोजर्स का होता है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से जो है ये सिस्टम जो है बनाया गया है। अब यहाँ पर आती है बात कि डिफरेंट तरीके के इकोसिस्टम होते हैं आपके, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। ये सब इकोसिस्टम है क्या? सिंपल सी बात है कि ये एक जीने की जगह है। मतलब कुछ लोग जो है वो मैरीन में जी रहे हैं, ये उनका इकोसिस्टम है, वो बाहर नहीं जी सकते, वो वहीं जी सकते हैं। लेक इकोसिस्टम, कुछ लोग वहां जी रहे हैं, कुछ लोग डेजर्ट में जी रहे हैं, वहीं जी सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में जी रहे हैं, वो लोग भी वहीं जी सकते हैं। तो ये हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। हर एक जगह के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जहाँ ग्रासलैंड होती है, ठीक है, ग्रास हॉपर्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर्स क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें जो होती है प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। ये हो गए रैबिट्स, डियर, शेप, ये सब क्या करते हैं? प्लांट्स पे फीड करते हैं। अब ये सबको कौन खा लेता है? जैसे कि आपको पता है फ्रॉक जो है वो किसको खा लेगा? ग्रास हॉपर को खा लेगा। लिजर्ड ग्रास हॉपर को खा लेगी। स्नेक जो है, स्नेक तो फ्रॉक को भी खा जाता है, बट कहने का मतलब ये है कि स्नेक जो है डिफरेंट तरीके की चीजों को खा लेंगे। तो यहाँ पर ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद आता है कि एक जब आप फूड साइकिल आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो उसमें आपको याद करो फूड साइकिल को, आपको जो है वो याद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में। तो टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो इनके ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि ईगल आया, ठीक है, ईगल ने आके स्नेक को खा लिया, ठीक है। टाइगर आया, टाइगर ने आकर किसको खा लिया? टाइगर तो ऐसे डियर को भी खा लेता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को भी वो खा लेता है, बट सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी वो खा लेता है। अब यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस तरीके की साइकिल बनाई गई है कि इसमें हर एक इकोसिस्टम में बैलेंस करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स को बनाया गया है। वैसे ही फॉरेस्ट का है, डेजर्ट का है, आप पढ़ सकते हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है। मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था। डायग्राम के अंदर मैंने आपको दो फैक्टर्स दिखाए थे, एक मैंने आपको दिखाया था क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एक दिखाया था एडोफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आती है लाइट, टेम्परेचर और वाटर। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। एबायोटिक फैक्टर्स, जिसे कि हम एडाफिक फैक्टर्स कहते हैं, इसमें आती है सॉइल। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या चीजें जो है इसमें एग्जिस्ट करती है, वो सब हम इसमें समझने वाले हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन, ठीक है। तो ये चारों जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आपको आते हैं। ये सब हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। वैसे हमारे कंट्रोल के अंदर एक तरीके से है भी, बिकॉज जितने तरीके से हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती। और इडेफिक फैक्टर्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि सॉइल बनाना, सॉइल हम बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें ऐसी है जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से बनती है, ठीक है। ये सब किससे बनती है? नेचुरल प्रोसेसेस से बनती है। अब ये सब चीजें आती है एडेफिक फैक्टर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक एक चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट की क्या जरूरत है? अब आप बच्चे तो है नहीं कि आपको बताएंगे कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। लाइट मतलब यहाँ पर जो है आपके घर की लाइट की बात नहीं हो रही है, सूरज की लाइट की बात हो रही है। तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, अगर प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो फूड ही प्रोड्यूस नहीं होगा। फूड ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप खाओगे क्या, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो नॉन वेजिटेरियन जो प्लांट्स आप खाते हो, जो सॉरी आप जो आप एनिमल्स खाते हो, वो तो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो अगर कोई भी तरीके का जो है आप देखेंगे, लाइट अगर नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है? लाइट नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है लाइट से और क्या क्या होता है? लाइट से टेम्परेचर हमारा जो है कंट्रोल रहता है। लाइट से और क्या होता है? हजारों चीजें होती है, हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट जो है प्लांट्स की फिजियोलॉजी को जो है डिसाइड करता है। मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा लाइट में जो है क्या कहते हैं रहते हैं, जैसे कि कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट के लिए रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स के लिए रहते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स जो है
वो आप देखेंगे कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं ना जो समर में ब्लूम करते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो विंटर में ब्लूम करते हैं। तो अलग अलग तरीके का नेचर इतनी प्यारे तरीके से जो बनाया गया है, उसमें हर चीज़ इतनी प्यारे तरीके से बनाई गई है कि हर एक चीज़ का जो है प्रॉपर जो है काम है। मतलब ठंडी में लाइट कम निकल रही है उसका भी एक काम है, जो गर्मी है, गर्मी का मौसम है, उसमें जो है धूप ज़्यादा है उसका भी ये काम है। मतलब अपने आप में नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बंद और चालू होते हैं, ये भी किसकी वजह से होते हैं, लाइट की प्रेजेंस के वजह से होते हैं। इंसानों के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा लाइट की वजह से चलता है। आपको बताया जाता है कि आप धूप खाओ, ठीक है, तो धूप खाने के लिए आपको जो है क्या इंपॉर्टेंट है, आप धूप खाते हो, क्यों खाते हो, आपको बोला जाता है कि विटामिन डी आपको जो है मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग डिफरेंट जो है रेसेस के होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का पर्सन, अमेरिका का पर्सन, इंडिया का पर्सन, ये डिफरेंस जो आता है स्किन कलर का ये भी नेचुरल लाइट पे डिपेंड करता है। तो पिगमेंटेशन पे जो है ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धूप में काले हो गए, ऐसा नहीं होता है, बट पिगमेंटेशन मतलब हमारे जो कलर पिगमेंट्स होते हैं हमारी जो चेहरे पे, वो हमारा कलर जो है डिसाइड करते हैं। अब विजन की बात करें तो लाइट के बिना हम देख नहीं सकते, ठीक है। आप बोलोगे मेरे घर में तो लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो लाइट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ लाइट में जो है अलग अलग तरीके से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होती है वो लाइट को देखकर चलती है। टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। टेम्परेचर जो है अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, ठीक है। हर प्लांट हर टेम्परेचर में ग्रो नहीं हो सकता, आपको पता है। सेब अगर कश्मीर में उगते हैं, केसर अगर कश्मीर में उगता है तो वहीं उगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपके घर के पास में नहीं उगा सकते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप कश्मीर या उसमें शिमला वगैरह में रह रहे हो। तो जो चीज़ ठंडी जगह पे उगती है वो ठंडी जगह पे उगेगी, जो गर्म जगह पे उगती है वो गर्म जगह पे उगेगी, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टेम्परेचर में बड़े होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और नेचर इतनी प्यारी चीज़ है, आप अगर गौर करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें दिखेगी कुदरत की कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें किसने बनाई, कैसे बनाई, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। देखिए जैसे कि जो मछलियाँ आपने देखी है पानी के अंदर होती है, तो जो पानी के अंदर ऊपर साइड रहती है, कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो थोड़ी ऊपर ऊपर होती है, ठीक है, जो अक्सर जो है मछुआरे जो है उनको पकड़ लेते हैं। ये कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनको थोड़ा सा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ होती है जिनको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो लोग थोड़ी नीचे रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ बनाई गई है कि बिल्कुल थर्मल स्टैटिग्राफी है, थर्मल स्टैटिफिकेशन है, कि ऊपर जो चीज़ रहेगी उसके लिए आपको जो है अलग लेयर है। इतनी करोड़ों स्पीशीज बनाना, इतनी करोड़ों स्पीशीज के लिए हैबिटेट बनाना किसी इंसान का तो काम है ही नहीं डेफिनेटली, बट कहने का मतलब ये है कि इतना प्यारे तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है, जब आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्यूटीफुल जो है हमारा नेचर है, जिसको जो है हम अक्सर जो है अवॉइड करते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो जब आप नेचर को पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी तरीके की मछलियाँ, कितने तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इतनी करती है एग्जिस्ट कि अभी तक के साइंटिस्ट जो है जितने नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसका पता नहीं लगा पाए, और कितने तो एक्सटिंक्ट हो गए, कितने बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, और अभी तक हम उसके नंबर भी पता नहीं लगा पा चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता है टेम्परेचर एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जिसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं वार्म ब्लडेड को, एक को हम एक्टोथर्मिक कहते हैं। ये क्या होते हैं, तो हम क्या है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमारा, आपने टेम्परेचर चेक किया ठंडी के मौसम में तो आपका बॉडी का टेम्परेचर आपने थर्मोमीटर से चेक किया तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, ठंडी पड़ रही है तो आपका टेम्परेचर 10-15 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपका एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे होता है और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हाँ वो बात अलग है कि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे नहीं रह सकते, कि 200 डिग्री माइनस में हम नहीं रह सकते, बिकॉज हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हमारे बॉडी जो है बहुत हद तक के हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, मतलब उनका टेम्परेचर वैसा ही रहेगा जैसे उनके आसपास के
इन्वायरमेंट का रहेगा। अब आपको ये भी पता है कि जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो हाइबरनेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अलग अलग चीज़ें वो करते हैं डिपेंडिंग ऑन थर्मल। बिकॉज आप देखेंगे कि ठंडियों में कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, कुछ गर्मियों में माइग्रेट करते हैं, तो ये जो है टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। अब वाटर, तो वाटर की तो जितनी इंपॉर्टेंस बताई जाए उतनी कम है, तो वाटर की तो इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हर चीज के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, हर चीज के लिए, ठीक है। आपको प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, एनिमल्स को रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई लिविंग बीइंग नहीं है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो। फिर बात करते हैं इडेफिक फैक्टर्स की। तो इडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं सॉइल। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल आपको पता है नेचुरली हजारों साल में बनी हुई है, ठीक है, हजारों साल लगे, हजारों लाखों साल लगे हैं सॉइल की लेयर को बनने के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी आप देखेंगे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है, अलग अलग तरीके की सॉइल्स होती है, वो डिपेंड करती है कि किस रॉक से वो बनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर एक सॉइल का जो पीएच होता है वो भी अलग अलग होता है, और उस पर डिपेंडेंट होता है कि किस तरीके का प्लांट वहां पर उगेगा। सोच सकते हैं आप, मतलब कितना डिटेल्ड यहाँ पर सब चीजें हैं। आप कोई भी प्लांट कहाँ पर कहीं पर भी उगाने जाएंगे कोई भी सॉइल में तो नहीं उगेगा। जैसे कि आप बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन आपको दिखेगा ब्लैक सॉइल में उगता हुआ, ठीक है, दूसरी सॉइल में आप उगाने जाओगे तो नहीं उगेगा। अब हम बात करते हैं कि जो पीएच जो हमारा होता है, ये पीएच जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें जो है आपको कुछ सॉइल होती है जो अल्कलाइन होती है, कुछ सॉइल होती है जो एसिडिक होती है, कुछ सॉइल होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि कैसी सॉइल है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो है हमारा किस तरीके का प्लांट जो है उस पर उगेगा। अब हम बात करते हैं कि सॉइल की जो है डिफरेंट लेयर्स क्या होती है, जिसे हम हॉराइजन्स कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओ, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लेयर जो होती है, ये लेयर होती है जो कि मेड अप होती है ऑफ डिकेड एंड डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है, उससे बनी हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ए लेयर, जिसे हम सरफेस लेयर कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है कि आप इसका एक अंदाजा लगा सके। और सब सॉइल, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था फर्स्ट चैप्टर में, लिथोस्फीयर हाइड्रोस लिथोस्फीयर का, तो उसमें सिर्फ लिथोस्फीयर का ही पार्ट है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद हम बात करते हैं सबस्ट्रेटम, उसके बाद हम बात करते हैं बेड रॉक की। तो यहाँ तक है जो है आपकी ये जो सॉइल के लेयर्स होते हैं, ओ ए बी सी एंड आर। हर लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि हर लेयर जो है अपने अपने जो है इंपॉर्टेंट चीजों को रोल प्ले करती है, ठीक है। ऑर्गेनिक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स जो है ग्रो होते हैं। उसके बाद सरफेस लेयर, सबसॉइल लेयर, हर लेयर जो है इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स के बारे में। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि नेचर इतना पावरफुल है कि नेचर जो है अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसने इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है, इस तरीके का बैलेंस बनाया हुआ है कि एक प्रॉपर बैलेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स है, ठीक है। तो ये सारे कंज्यूमर्स जो है, ये सारे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये सारे कंज्यूमर्स जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है प्रॉपर जो है बैलेंस बनाकर रखे हैं, और इसे ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड, ठीक है। और ये नेचर की तरफ से बनाया गया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें से हम स्टडी कर रहे हैं इसको इकोलॉजिकल पैरामिड को, ताकि हम समझ सके कि किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचर में है। और ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको किसी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके का जो नेचर बनाया गया है, इसके अंदर हमें डिटेल के बारे में इसमें स्टडी करनी है। और मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी नेचर की जितने भी चीजें होती है वो सब आपस में जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है एनर्जी से। तो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक जो है आपको देखने को मिलता है चार्ल्स एल्टन ने एक ट्रॉफिक लेवल बनाया था, ठीक है। इसको हमने आपने बचपन में पढ़ा होगा, T1 T2 T3 T4। तो ट्रॉफिक लेवल जिसको हम एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं या फिर फूड पिरामिड कहते हैं। तो ये एल्टोनियन पिरामिड या फूड पिरामिड क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब एक पर्टिकुलर लेवल से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी प्रोड्यूसर से जब एनर्जी कंज्यूमर में जा रही है, कंज्यूमर से जब एनर्जी डिकम्पोजर में जा रही है, तो किस तरीके से जो है आपस में एनर्जी जो है वो बनी हुई है। ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब इकोलॉजिकल पैरामिड्स भी जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पैरामिड ऑफ नंबर,
एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तीन तरीके के आपको यहाँ पर पिरामिड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तीन तरीके के आपको यहाँ पर पिरामिड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स में यह होता है कि जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, तो जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर में मूव कर रहे हैं तो या तो आपको एक इन्वर्टेड पिरामिड दिखेगा, या तो आपको जो है एक पिरामिड इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको एक पिरामिड दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक पिरामिड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर कम है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर और कम है, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स का नंबर और कम है। तो ये एक सिंपल पैरामिड हो गया। ये पैरामिड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केसेस में। कैसे हो सकता है मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है, और कहीं कहीं पर जो है स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के पैरामिड एग्जिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर। इन नंबर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर कितने एग्जिस्ट करते हैं, कितना प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आप ग्रासलैंड का देखेंगे या पॉन्ड का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पैरामिड्स होते हैं वो अपराइट होते हैं, मतलब सिंपल पैरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ज्यादातर जो है प्रोड्यूसर्स है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा है, फिर जो आपका हर्बीवर्स है वो कम है। ये C1 C2 दिया हुआ है। C1 C2 मतलब P जो हो गया वो प्रोड्यूसर हो गया, C1 जो हो गया वो प्राइमरी कंज्यूमर, C2 जो है आपका जो है सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स। उसके बाद जो है कार्निवर जो आपका C4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का आपका डिवीजन दिया गया है। तो ये ग्रासलैंड और जो पॉन्ड है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पैरामिड्स कैसे दिखेंगे, अपराइट दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ग्रासलैंड और पॉन्ड में तो कैसे पैरामिड हो गए, अपराइट हो गए। तो ये दोनों तो आप सोचेंगे ठीक है, समझ में आता है कि ज्यादातर क्या है, प्रोड्यूसर्स है, फिर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन इन्वर्टेड पैरामिड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन्वर्टेड पैरामिड कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और स्पिंडल शेप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अलग अलग शेप्स के जो पैरामिड्स है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन से इकोसिस्टम पे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से इकोसिस्टम में जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको इन्वर्टेड दिया गया है ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम का डायग्राम है। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आपको एक पॉन्ड आपके घर के आसपास कहीं दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे प्लांट्स जो बहुत कम होते हैं, छोटे मोटे एल्गी वगैरह आपको दिख सकती है ज्यादातर, और नहीं होगा। ठीक है, तो जो हम फाइटोप्लैंक्टन, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया, ये सब बहुत कम दिखेगा। जो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स है वहाँ हर्बीवर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, हर्बीवर्स आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स कह रही हूँ मैं। उसके बाद पैरासाइट्स और ज्यादा मिलेंगे, उससे ज्यादा जो है आपको हाइपर पैरासाइट्स मिलेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड पैरामिड भी जो है वो एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू नंबर। लेकिन आप सोचेंगे कि इनकी जो क्वांटिटी है फिर वो कैसे सेटिस्फाइड होगी। बट कहने का मतलब ये है कि नेचर ने इतनी चीजें इतनी अच्छी से बनाई गई है कि ये जो हाइपर पैरासाइट्स और पैरासाइट्स है ये बहुत छोटा नंबर में ज्यादा होते हैं, बट एज फार एज दी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो है सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, अगर इन्वर्टेड पैरामिड होता और इनकी क्वांटिटी भी बड़ी होती तो फिर एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर चीज मैंने आपको बताया नेचर में सेल्फ सस्टेन्ड है। और एक स्पिंडल शेप भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो आपको 1 मार्क और क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल आपके टीचर्स कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपको आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप बात करते हैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, वहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है वो कम होते हैं। आप बोलेंगे इतना तो होते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन उसके बावजूद एज कम्पेयर टू एनिमल्स, अभी तो हमने एनिमल्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है, बट जो हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है, वो हर्बीवर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसको खाने के लिए जो कार्निवर्स होते हैं वो कम होते हैं, बट जो कार्निवर्स होते हैं वो कम होने के बावजूद ज्यादा हर्बीवर्स को खा जाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही जो है, जैसे कि शेर को जरूरी है हर एक डियर की, ठीक है, हर एक डियर की शिकार की हर रोज जरूरत है, तो डियर कितने भी ज्यादा हो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो बायोमास क्या होता है, बायोमास यानी कि टोटल ड्राई वेट कितना होता है एनिमल्स या प्लांट्स का एक टाइम पे। ठीक है, तो हमारा बायोमास क्या है, हम वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बायोमास की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि नंबर्स के अलावा जैसे कि नंबर्स के पैरामिड कैसे थे, कई अपराइट थे, कई इन्वर्टेड थे। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड आपको क्लियर है ना, अब ये जो है इन्वर्टेड कहलाता है। और ये जो है हमारा ये वाला डायग्राम जो हमने ऊपर देखा था
ये जो है अपराइट कहलाता है। तो इसके लिए जो है ऐसे ही जो बायोमास का जो पैरामिड होता है ये भी अपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपको कैसा दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है, ठीक है। अपराइट है यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स 1000 किलो के रहेंगे, हर्बीवर्स 100 किलो के, प्राइमरी कंज्यूमर्स 10 किलो के, टॉप कार्निवर्स 1 किलो का। मतलब यहाँ पर ऐसा सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टॉप कार्निवर है वो 1 ही किलो का है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि पैरामिड है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड भी हो सकता है एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड कैसे होगा, अब यहाँ पर आप देखिए प्रोड्यूसर्स जो है हमारे वो क्या है 8 ग्राम पर मिली स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर यहाँ पर जो होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लांट ज्यादा नहीं होते, जो हमारे एल्गी वगैरह थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन करते हैं बस वही होता है। बट वहां पर अगेन क्या हो जाता है कि जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है ना वो क्या करती है इसको खा लेती है, किसको खा लेती है, हर्बीवर्स को खा लेती है, जो प्लांट जो कि छोटी छोटी फिशेस होती है वो किस पे फीड करती है, वो फीड करती है छोटे छोटे प्लांट्स पे। और ये फिशेस पे कौन फीड करता है, ये वेल्स जो है इसे फीड करती है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपराइट और इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास बताया जा रहा है। अब होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्योंकि हर एक चीज जो है एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एनर्जी के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर होगी तो वो धीरे धीरे कम होते जाती है, ठीक है, एनर्जी लॉस के कारण, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनलाइक अ पैरामिड ऑफ नंबर्स एंड अ पैरामिड ऑफ बायोमास, जो पैरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट रहेगा, मतलब वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, कभी भी स्पिंडल शेप नहीं हो सकता, हमेशा जो है अपराइट रहेगा, मतलब हमेशा सीधा सीधा रहेगा। क्यों ऐसा है, बिकॉज हमेशा जो है आपकी एनर्जी एक ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल में ट्रांसफर होती है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स की 10,000 किलो कैलोरीज है, क्योंकि जो हमारा जो यूनिट क्या है, कैलोरीज का यूनिट होता है एनर्जी का। तो किलो कैलोरीज 10,000 किलो कैलोरीज में से सिर्फ 1000 किलो कैलोरी प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, फिर 1000 में से सिर्फ 100 सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी, फिर 100 में से सिर्फ 10 जो है वो टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी। तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एनर्जी फ्लो हमेशा जो है डिक्रीज होते जाता है विद द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ पैरामिड। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% रूल है एनर्जी फ्लो का। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर्स 100% एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर 1% एनर्जी जा रही है, थर्ड लेवल कंज्यूमर में सिर्फ 0.1% जो एनर्जी जो है वो जा रही है। तो यहाँ तक के आपको क्लियर है कि एनर्जी पैरामिड से हम कहते हैं, और ये सबसे ट्रूली जो है रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई भी इकोसिस्टम में आपको इसमें चेंज नहीं दिखेगा। एनर्जी अफेक्ट नहीं होती है बाय साइज, बायोमास, नंबर या मेटाबॉलिक रेट। तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने एनिमल्स है क्या है कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा टर्म है जो कि रैग्नार हल्ट द्वारा 1885 में जो है क्वाइन अप किया गया। और एक फेमस इकोलॉजिस्ट है क्लेमेंट, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें एक जगह पे लोकेलिटी पे रहने वाले जो लोग हैं वो सक्सेसिवली मतलब एक ही जगह है, मतलब समझ लीजिए एक, मैंने आपको बताया यहाँ पर समझ लीजिए एक फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पर समझ लीजिए एक ग्रास लैंड है, ठीक है, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज और प्लांट्स जो है वहां पर रहने लग जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब जैसे कि इंसानों का नहीं होता है कि सक्सेशन, यहाँ पर कोई मुगल रूलर्स रह रहे हैं, फिर बाबर, ये मतलब आपको एक बता रही हूँ कि सक्सेशन किसको कहते हैं कि एक के बाद एक। तो वैसे ही जो है सक्सेशन जो है नेचुरल प्रोसेस है इकोलॉजी के कंसर्न के अकॉर्डिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक जगह पर डिफरेंट तरीके की कम्युनिटीज रहती है, और वो सारी कम्युनिटीज जो है आपस में इंटरैक्ट करती है, और ये इंटरैक्शन के कारण ही आपको देखने को मिलता है कि इससे जो है इस इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है टेक प्लेस होता है। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है अलग अलग 6 तरीके की आपको यहाँ पर चीजें दी गई है, जैसे कि बेयर रॉक, ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है मॉसेस, ग्रासेस, ग्रासेस पेरेनियल, वुडी पायनियर्स और फास्ट ग्रोइंग ट्रीज।
और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। मतलब अगर एक फॉरेस्ट बनना है, एक बेजान सी ज़मीन है, आपने वहाँ पर बीज डाल दिया, ठीक है, धीरे धीरे ग्रास उगेगी, फिर ग्रास से धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े उगेंगे, मतलब साथ में जो है सब चीज़ें उगना शुरू होगी। उसके बाद जो है एक तरीके से क्या बनेगा, एक जो है पूरा का पूरा फॉरेस्ट बनेगा। तो जैसे कि यहाँ से शुरुआत होती है सीड से हर्ब्स बनेंगे, श्रब्स बनेंगे, थोड़े थोड़े से छोटे से स्मॉल प्लांट्स बनेंगे, फिर ट्रीज बनेंगे। तो ये ओवर टाइम बनते हैं, बायोडाइवर्सिटीज में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका इंटरेक्शन होता है और फाइनली फिर जो है क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलता है। ओवर द टाइम ये चीज़ जो है होती है। और इसी तरीके से अब ये चीज़ अपोजिट वे में भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम समझते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके जो है आपको फर्दर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनिशियल कॉजेज, तो पहली बात तो जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। पहली बात तो समझिए, अगर आपने कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, वहाँ फॉरेस्ट फायर लग गई, ठीक है, या फिर जो एक लोगों की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस होती है जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, वहां पर उन्होंने एक पैच को जो है जला दिया फॉरेस्ट को जलाकर उन्होंने वहां पर जो है क्या करने लग गए, फॉरेस्ट को जलाकर वहां पर उन्होंने क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो ये एक प्रैक्टिस जो कि अब गवर्नमेंट जो है डिस्करेज करती है। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग, यानी वहां पर जो है ज्यादातर ग्रेजिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इस वजह से जो है वहां पर क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो हो सकता है कि एक हरा भरा जो फॉरेस्ट का जो लैंड है वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है एक बैरन सॉइल में। इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, अपोजिट चीजें भी हो सकती है। तो कॉज कोई भी हो सकता है, ठीक है, कॉज कोई भी हो सकता है कन्वर्जन का, और कन्वर्जन किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस कॉजेज की। तो अक्सर क्या होता है कि कुछ कॉजेज जो होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे सिटी पर रहने आए, ठीक है, आपने माइग्रेशन किया, आपने अर्बनाइजेशन किया, या फिर आपने जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ये कुछ ऐसे कॉजेज है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अब एक जगह पे जब पॉपुलेशन ग्रोथ होते जाती है तो क्या होता है, हम धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन करते जाते हैं चीज़ों का। तो ये डिस्ट्रक्शन होने से भी हैबिटेट का जो है चेंज होने लग जाता है। मतलब आज जिस जगह पे आप रह रहे हो सकता है आज से 100 साल 200 साल पहले वो एक फॉरेस्ट होगा, लेकिन आज आप वहाँ पर घर बना के रह रहे हो, ठीक है। इट मीन्स दैट कि वहाँ पर इकोलॉजी के अंदर चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग कॉज। तो इकोसिस्टम अपने आप में मैंने आपको बताया था स्टेबलाइज करता है, ठीक है, हर चीज़ को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। तो स्टेबलाइजिंग कॉज के कारण भी जो है एक जगह पे जो है चीज़ें चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, जब हम बात करते हैं एक पूरे इकोसिस्टम की, जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि डिफरेंट तरीके के जो है प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्लियर कि स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास एक तरीके के प्रोड्यूसर्स वहाँ पर मौजूद है, धीरे धीरे वहाँ पर कंज्यूमर्स आने लग जाएंगे। ये फूड चेन जो है कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इकोलॉजी जो है अपने आप में जो है क्या होती है, अपने आप को कंप्लीट करती है। और यही हम इसे कहते हैं फूड चेन या फिर फूड वेब, इसे ही हम कहते हैं। ये तीन चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। और इसके बाद कुछ बेसिक प्रोसेसेस होती है सक्सेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूडेशन, इन्वेजन, कंप्लीशन, कोएक्शन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या तरीके की इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन। तो समझिए कोई भी जानदार जमीन नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पर पूरा रॉकी एरिया है, कोई भी सॉइल भी नहीं है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सक्सेशन होगा, अगर वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कुछ मैग्मा जो है बाहर आया, सॉइल मतलब कुछ मैग्मा जो है बाहर आता है और कूल डाउन हो जाता है। और आपको पता है ब्लैक जो हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से ही होता है। तो अब वहाँ पर जो है सॉइल कूल डाउन हुई, एक बहुत लंबी प्रोसेस है ये, ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे वहाँ पर सॉइल बनने के लिए, फिर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने के लिए। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है होने वाली है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। अगर एक जगह पर कोई लिविंग मैटर रहता है, ठीक है, और वहाँ पर उसके बाद जो है कोई क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि फ्लड आ गया, फायर आ गई, एसिड रेन हो गया, इस वजह से एक प्रीवियस मैटर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और दूसरा एक पर्टिकुलर वहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज आने की वजह से एक नया हैबिटेट क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप ये क्लियर है आपको। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ, ठीक है।
और ऑटोजेनिक मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर एक जगह पर जो है बायोटिक कंपोनेंट्स, आपने देखा होगा कि एक जमीन होती है, ठीक है, कहीं कहीं पर आप प्लांट्स खुद नहीं उगाते हो लेकिन ऑटोमेटिकली खुद प्लांट्स उगने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स खुद ब खुद उगते हैं बहुत सारी जगह पे। जरूरी नहीं कि आप जब फॉरेस्टिंग करोगे तभी वहाँ पर प्लांट्स उगेंगे, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वहाँ पर प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। और जब एक जगह का पूरा हैबिटेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जब पूरा जो है जमीन बेजान है और उसमें फिर आप पूरे प्लांट्स देखते हो, इसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एलोजेनिक सक्सेशन के बारे में। एलोजेनिक सक्सेशन यानी ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या था, बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा होता था। सिमिलरली यानी कॉन्ट्राडिकेटली अगर हम बात करें, एलोजेनिक सक्सेशन कंट्रास्ट है, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा होगा। एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा होगा मतलब ये कि अगर एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे लेकिन कोई क्लाइमेट चेंज आने की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड आने की वजह से वो प्लांट्स पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो है वो एक नया तरीके का वहाँ पर हैबिटेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। उसके अलावा एक इंड्यूस्ड सक्सेशन होता है जो हम करते हैं यानी हम जो है सिर्फ और सिर्फ बीज डालते हैं, हम प्लांट नहीं उगा सकते, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ बीज डाल सकते हैं। प्लांट उगना नहीं उगना वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बीज डालते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और फिर उसके बाद जो प्लांट्स उगते हैं, ये जो है एक मैनमेड प्रोसेस है। तो एक मैनमेड प्रोसेस होने के कारण ये भी एक तरीका होता है जब हम एक जमीन को जो है किसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक क्रॉप फील्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो चुका होगा आई होप। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक प्लांट्स जो है अपने आप में ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो है जहाँ पर ट्रांजिशन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो जो है जहाँ पर बिल्कुल भी जमीन पे बिल्कुल खाली जमीन होगी तो वहाँ पर प्लांट्स जो है वो वहाँ पर जो है प्लांट्स एक हैबिटेट का फॉर्मेशन करते हैं और इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है फॉरेस्ट है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वहाँ पर कुछ हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन शुरू हो जाता है, यानी वहाँ पर फंगी मशरूम का ग्रोथ शुरू हो जाता है जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरीके का सक्सेशन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन की। तो रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या होता है, बहुत इजी सा है कि आगे बढ़ने के बजाय जो है जो चीज पीछे चली जाती है उसको हम रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट कम्युनिटी, मतलब हमने देखा है ना श्रब लैंड से क्या होता है, धीरे धीरे फॉरेस्ट बनता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट से श्रब लैंड बनने लग गया तो मतलब बड़े बड़े ट्रीज को हमने काट दिया, छोटे छोटे प्लांट्स बचे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अब हम आ चुके हैं हमारी समरी के ऊपर और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो समरी में हम ये समझने वाले हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में हम ये समझते हैं कि सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक फैक्टर को भी आपने नुकसान पहुंचाया तो सारे फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में भी जाना और इसके रीजंस को भी हम समझ चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको कुछ और भी बुक्स दी गई है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना पढ़ें बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है। और आपके जो मेन पेपर्स है उनकी भी जो है मैं जल्द से जल्द जो है क्लासेस शुरू करने वाली हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।